हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का दिव्यांशी स्ट्रगल पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सीटेट का पेपर बहुत जल्दी आ चुका है, यानी बहुत पास है। कब है? 7 फरवरी और 8 फरवरी को आपका पेपर है। उससे पहले तो अभी तो आप लोगों ने लगभग सॉल्व ही कर लिया होगा, लेकिन हमने भी एक सीरीज स्टार्ट किया है जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है। उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर दिए गए हैं उसको हमने आपको कराने का एक निश्चय किया है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज हमारा ये तीसरा पेपर है जो 18 नवंबर 2012 को हुआ था, और ये पेपर जो है आपका पीआरटी वालों का है, यानी जो 1 से 5 तक पेपर दे रहे हैं उनका है। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्योंकि आप भी जानते हो कि प्रीवियस ईयर का कितना महत्व होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप 2-3 बार इसी जो है प्रीवियस ईयर को लगा लेंगे तो लगभग जो है आपको 30 में से 25 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। तो चलिए अभी देर ना करते हुए हम लोग जो है अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपके पेपर से पहले जितने भी पेपर दिए गए हैं हम आपको सॉल्व करवा देंगे। उसके लिए चाहे हम एक दिन में 2-3 वीडियो ही क्यों ना अपलोड करना पड़े। तो बस आप लोग एक सपोर्ट करिएगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देते रहिएगा। तो चलिए पहला हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप ही जानते हो कि हिंदी में जो सीटेट का पेपर होता है उसमें पैडागोजी अधिक आता है। और पैडागोजी सॉल्व करने के लिए आप लोग हमेशा अपने माइंड में एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी आंसर दीजिएगा कि बच्चों को केंद्र में रखकर ही आंसर दीजिएगा। कभी भी टीचर को केंद्र में रखकर आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो एनईपी आया था 2020 में वो जो है बच्चों को बहुत महत्व देता है। अब शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो गया, ना कि शिक्षक केंद्रित हो गया है। तो इसलिए जब भी आप सीटेट में पेपर का आंसर दें तो आप बच्चों को केंद्रित करके देंगे तो लगभग आपके सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट जाएंगे। तो चलिए अभी देर ना करते हुए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, जो 18 नवंबर 2012 को हुआ है और ये पीआरटी वालों का पेपर है। तो भाग 4 में आपका हिंदी आता है। तो चलिए, हिंदी में पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे ही आप उनको देखेंगे वो ऑप्शन बिल्कुल गलत कर देंगे, जैसे रटना, कंठस्थ करना, व्याकरण के नियमों को याद कराना, ये सब जो है सीटेट में निगेटिव माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आगे है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो आपको देखने से ही लग गया होगा कि हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा सही होगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप करना। तो भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। आगे है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या फिर पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? मौखिक परीक्षा से,
पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चों का जो है सभी डेटा जो कलेक्ट करके रखा जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं में लिखित परीक्षा से। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? पोर्टफोलियो से संभव है, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में बच्चों के जो है सभी डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परख ही होनी चाहिए, साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? एक साधन है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, एक साधक है। तो पत्र पत्रिकाएं क्या है? एक साधक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, क्या है? लिखित परीक्षा है या फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा है या फिर प्रश्नों के उचित उत्तर देना है। अगला ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और श्रुतलेख, श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक विधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। तो क्या है? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा में से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक यानी बहुत से भाषा बोलने वाली कक्षा, बहुसांस्कृतिक जहाँ पर एक से अधिक संस्कृति हो, जैसे कोई केरला से हो, कोई नॉर्थ इंडिया से हो, कोई साउथ इंडिया से हो, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे जब होंगे तो उनका जो है कल्चर भी अलग अलग होगा और अलग अलग भाषा भी होंगे। तो इससे क्या होगा? जब बच्चे एक साथ रहेंगे तो वो उनकी संस्कृति को देख सीखेंगे, वो उनकी संस्कृति को सीखेंगे। इससे क्या होगा? संस्कृति का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट होगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या फिर संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सिखाते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपको जो है एक पद दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो है कविता को पढ़ के उसके बाद जो है उनके प्रश्नों का आंसर देना होगा। आपको सीटेट में एक गद्य दिया जाता है और एक पद दिया जाता है, दोनों में से आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल के आंसर देना, यानी पहले गद्य को पढ़ना पड़ेगा या पद्य को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो प्रश्न आपसे जो पूछे गए हैं उन्हीं गद्यांश और पद्यांश के आधार पर आपको आंसर देना रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। पहला कविता क्या है? सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर, नौ स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा। ये किसकी कविता है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये उत्तराखंड से थे और ये जो है प्रकृतिवादी रचनाएं बहुत करते थे, यानी प्रकृति से संबंधित जो है ये अधिकतर रचनाएं करते थे। अगला हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इस पद्यांश से संबंधित? काले बादल में रहती चांदनी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है? पहला है
विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादल के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदनी की रेखा रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट होगा। आप लोग को आंसर अगर दिखेगा तो परेशान मत होइएगा, उसका भी हम बहुत जल्दी ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बट जब तक नहीं मिल रहा है आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला है काले बादल प्रतीक हैं सॉरी काले बादल प्रतीक हैं जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, या फिर तूफान के, या फिर गर्मी से मुक्ति के। तो काले बादल जो है किसके प्रतीक होते हैं? जातिगत वैमनस्य के। अगला है काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, या फिर उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले जानिए आप अलंकार किसे कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे उसे शब्दा कहते हैं, और जो अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे उसे अर्थालंकार कहते हैं, और जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे उसे उभयालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट होगा। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में श्लेष अलंकार निहित है। यहाँ पर श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ चिपके रहते हैं। दूसरे शब्दों में जहां एक शब्द के प्रकरण में अपेक्षित अनेक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। या दो प्रकार के होते हैं, अभंग श्लेष और सबंग श्लेष। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, नहीं सॉरी, जहां उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है, और जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द होते हैं जैसे जानो, मानो, जनु, मन, ये जो है इसके उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। यानी जहां पर उपमेय और उपमान की समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है, और जहां पर उपमेय और उपमान का कल्पना किया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से बादल का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, घन, पयोधर, या फिर जलज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि जलज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। आगे स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? गुलाम होगा, पराधीनता होगा, परतंत्रता होगा, या फिर परतंत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? पराधीनता। जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? पराधीनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी क्या सुनने और देखने की बात कहता है? बिजली को, आशा की किरणों को, निराशा को, बादल को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा, आशा की किरणों को। अगला गद्यांश दिया गया है, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश काफी पढ़ा है तो आप सभी लोग धैर्य बनाकर गद्यांश को पढ़िएगा, क्योंकि इसी गद्यांश के आधार पर आपको जो है आंसर देना रहता है। और जब भी आप गद्यांश को पढ़े, बिल्कुल ध्यान से पढ़े, कंसंट्रेट होकर पढ़े, तो आपको जो है सभी क्वेश्चन का आंसर आपके गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो ये गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। हमारा गद्यांश स्टार्ट होता है, मुझे मालूम नहीं था कि भारत, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए, और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। ये किसकी है? भीम साइनी की है। भीष्म साइनी के एक तीर्थ यात्रा से है लिया गया है। आगे हम इसके आधार पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था उन्हें केवल अनुशासित करना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन है,
लेखक का मानना था ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी है, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। तो लेखक का मानना था आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की या संस्थापक की? तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट होगा। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की होती है। अगला है, आत्म उपसर्ग से जो है किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो है ये शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग जो है एक शब्दांश होता है, यानी शब्दों का अंश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों शब्दांश होते हैं जिन्हें शब्दों के अंश कहते हैं। तो उस आत्म उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं लगा है? आत्म सम्मान में, आत्मीय में, परमात्मा में या आत्मनिर्भर में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आत्म उपसर्ग आत्म सम्मान, आत्मीय और आत्मनिर्भर में है, परमात्मा में यह उपसर्ग नहीं है। इसका संधि क्या होगा परमात्मा का? अगर हम करेंगे तो परम प्लस आत्मा होगा। तो आगे जो है आत्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आगे क्या आ रहा है? परम आ रहा है, परम धन आत्मा। तो परम धन आत्मा यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आत्म जो है उपसर्ग नहीं होगा। अगर आपको उपसर्ग नहीं आता है तो आप संधि विच्छेद करके अगर देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि वहाँ के लोग एक स्वावलंबी विकास केंद्र जो है चला रहे हैं। अगला है, शताब्दी समास का जो है उदाहरण है, दिगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या फिर बहुब्री है? यहाँ पर जो द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नवीन सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी समास का पूर्व पद प्रधान होता है, वहीं तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला है, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? कर्मठता को, अकर्मण्यता को, सादापन को या फिर आत्मनिर्भरता को? तो गांधी जी जो है अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? स्वावलंबन, अनुशासन, अनुशासित या फिर जो आत्मनिर्भरता? तो अनुशासित जो है ये संज्ञा नहीं है बल्कि क्या है? एक विशेषण है। अनुशासित, जब किसी व्यक्ति के आगे जो अनुशासित लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अनुशासित व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो और जब भी कोई शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? अनुशासित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, उपयोगी शब्द जो है का विलोम है? अनुपयोगी, अनुपयोगी, उपयोगिता या उपयोगी? तो उपयोगी का क्या होगा? अनुपयोगी होगा। इस तरह हमारा जो है ये भी जो है 18 नवंबर 2012 का पेपर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
अपने सुझाव दीजिएगा। आपको जो है यहाँ पर सीटेट और उसके बाद जो यूपी टेट जुलाई में है उसका जो है हिंदी का बहुत अच्छा जो है यहाँ पर आपका तैयारी करवाया जाएगा। इसके बाद जो है जब ये सीटेट का सभी पेपर कंप्लीट हो जाएगा, यूपी का जो अभी टेट होने वाला है यूपी में जुलाई में, जो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं यहाँ पर आपको सभी जो है सॉल्व कराए जाएंगे। जब वो पेपर सॉल्व हो जाएगा फिर आपको जो कंप्लीट ग्रामर भी इसी चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो बीपीएससी TRE 4 आ रहा है उसमें 6 to 8 या फिर 9 to 10 जो भी आप लोग पेपर देंगे उसमें साहित्य आता है, और साहित्य जो है बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से जो है आपको साहित्य पढ़ाया जाएगा, और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि तार सप्तक में कितने कवि हैं, किसका जन्म कब हुआ था, इस उपन्यास के लेखक कौन है, बिल्कुल ट्रिक से आसानी से पढ़ाया जाएगा और आपको बिल्कुल आसान भाषा में याद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों को टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में आपको लिटरेचर का अच्छे से तैयारी करना है, तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला लेक्चर जो है आएगा हमारा इसी पर, मतलब अभी तो 3 ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं और हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि सभी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कराए जाएंगे, वो भी आपके एग्जाम से पहले।